हेलो बच्चों। तो आज हम यूनिट 8 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो, ये फिजिक्स के सबसे बड़े पजल्स में से एक था और इसके सॉल्यूशन ने ना पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। फिक्र मत करो, हम इसे बिल्कुल आसान, सिंपल भाषा में समझेंगे, एकदम एग्जाम सेफ तरीके से। तो चलो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। जरा सोचो, क्या एक टूटे हुए यानी एक इनकम्प्लीट सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है? अब कॉमन सेंस तो यही कहता है कि नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सर्किट तो पूरा होना चाहिए, तभी करंट चलेगा। पर क्या फिजिक्स भी यही मानता है? चलो देखते हैं। अच्छा, अब इस कैपेसिटर को देखो। वायर्स में तो ठीक है, करंट है, लेकिन कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में क्या है? वहां तो गैप है, हवा है, यानी एक इंसुलेटर। तो टेक्निकली सर्किट तो यहां पर टूटा हुआ है, ब्रेक है, फिर भी करंट का असर आगे कैसे पहुंच रहा है? यही है आज की हमारी सबसे बड़ी पहेली। अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जाना माना बहुत पावरफुल टूल है, एम्पियर्स लॉ। लेकिन जैसा कि हम अभी देखेंगे, इस स्पेसिफिक केस में यही टूल हमें एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में, एक कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा देता है। हम सबने एम्पियर्स सर्किटल लॉ तो पढ़ा ही है, राइट? ये लॉ क्या कहता है? सिंपल सी बात है कि किसी भी क्लोज्ड लूप के अराउंड जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो उस लूप के अंदर से गुजरने वाले करंट आई पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। बिल्कुल आजमाया हुआ आसान सा लॉ है। तो अब देखो पैराडॉक्स बनता कैसे है, ध्यान से सुनना। स्टेप 1, अगर हम कैपेसिटर के बाहर वायर के चारों तरफ एक लूप बनाते हैं तो वहां करंट आई है, इसलिए आराम से वहां एक मैग्नेटिक फील्ड बी भी है। सिंपल है। स्टेप 2, लेकिन अगर हम वही लूप लें पर अपने सरफेस को प्लेट्स के बीच से निकालें तो वहां तो कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए वहां करंट आई 0 है। स्टेप 3, इसका मतलब एम्पियर्स लॉ के हिसाब से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी भी 0 होना चाहिए। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक ही पॉइंट के लिए दो अलग अलग आंसर्स। एक कैलकुलेशन कहती है बी है, दूसरी कहती है बी 0 है। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स हो गया। फिजिक्स के लॉज ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। इस पैराडॉक्स को सॉल्व किया एक जीनियस फिजिसिस्ट ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने एक इतना ब्रिलियंट आइडिया दिया जिसे हम समझने के लिए कह सकते हैं एक घोस्ट करंट, एक ऐसा करंट जो है भी और नहीं भी। मैक्सवेल ने कहा, एक मिनट रुको। ठीक है, माना कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन वहां कुछ और तो है जो बदल रहा है। वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कैपेसिटर चार्ज होता है ना, तो प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदलता है, स्ट्रांग होता जाता है। मैक्सवेल ने कहा कि ये बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक असली करंट की तरह बिहेव करता है, और वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। यही है मैक्सवेल का घोस्ट करंट। तो चलो अब इस घोस्ट करंट को इसका असली ऑफिशियल नाम देते हैं, वो नाम जो हमें एग्जाम में लिखना है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और अब हम इसका एनसीईआरटी वाला ऑफिशियल फॉर्मूला देखेंगे। ये है वो फॉर्मूला जिसने फिजिक्स की पूरी पिक्चर ही बदल दी। डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे हम आईडी लिखते हैं, ये बराबर है एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी डी फाई ई बाई डी टी। सिंपल शब्दों में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितनी तेजी से बदलेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होगा। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। DID ये तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये स्पेस की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक कांस्टेंट वैल्यू। और डी फाई ई बाई डी टी, ये है सबसे ज़रूरी हिस्सा। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी उस एरिया से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टाइम के साथ कितनी तेजी से चेंज हो रही हैं। अब दिमाग में एक कॉमन सवाल ज़रूर आता है कि तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट करंट असली करंट है या नकली करंट है, और ये हमारे नॉर्मल वायर वाले करंट से अलग कैसे है? आइए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं, या एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं। देखो, जो कंडक्शन करंट है, जिसे हम IC लिखते हैं, वो असली चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से बनता है। ये वायर्स में बहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ID पर। ये बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। ये कैपेसिटर के गैप में या ऐसी किसी भी जगह हो सकता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा हो। और सबसे जरूरी बात, ये भी बिल्कुल कंडक्शन करंट की तरह ही एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसका असर, इसका इफेक्ट एकदम रियल है। अब कुछ साइलेंट किलर्स की बात करते हैं, मतलब वो कॉमन मिस्टेक्स जो एग्जाम में मार्क्स कटवा सकती हैं।
पहली गलती, ये सोचना कि डिस्प्लेसमेंट करंट चार्जेस का फ्लो है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है। दूसरी गलती, ये सोचना कि ये सिर्फ कैपेसिटर्स के अंदर ही होता है। ये भी गलत है। ये कहीं भी हो सकता है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। बस एक चीज याद रखो, नो चार्ज फ्लो, जस्ट फील्ड चेंज। चलो, इस कॉन्सेप्ट को एक छोटू से एग्जाम्पल से बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज यानी d∅e/dt है 1000 वोल्ट मीटर पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? सिंपल फॉर्मूला यूज करके ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt हमें आंसर मिलता है 8.85 नैनो एम्पियर्स। हाँ, मैं जानता हूं ये वैल्यू बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसका होना ही सबसे जरूरी है। और हाई फ्रीक्वेंसीज पर जैसे रेडियो वेव्स में इसकी वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट का इतना शोर क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी? क्योंकि इस एक छोटे से आइडिया ने फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रिडिक्शन को जन्म दिया, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल ने बेसिकली एम्पियर्स लॉ को आकर ठीक किया, उसको कंप्लीट किया। उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कंडक्शन करंट आईसी से नहीं बनता, बल्कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी के टोटल से बनता है। और यह है आधुनिक कंप्लीट एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और इस एक करेक्शन से नेचर में एक बहुत ही खूबसूरत सिमेट्री सामने आई। देखो, फैराडे ने हमें बताया था कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और अब मैक्सवेल ने साबित किया कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। देख रहे हैं, एकदम परफेक्ट सुंदर सिमेट्री। तो पूरा कॉन्सेप्ट अब जुड़ गया है। सोचो, एक बदलता हुआ ई फील्ड एक बी फील्ड बनाता है, फिर वो बदलता हुआ बी फील्ड एक नया ई फील्ड बनाता है, फिर वो नया ई फील्ड एक नया बी फील्ड बनाता है, और ये साइकिल आगे बढ़ता रहता है। ये जो सेल्फ सस्टेनिंग डिस्टर्बेंस है जो स्पेस में ट्रैवल करता है, इसी को तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लाइट, रेडियो वेव्स, एक्सरेज सब यही हैं। तो एग्जाम के लिए फाइनल समरी क्या है? बस ये 4 बातें याद रखनी है। पहला, डिस्प्लेसमेंट करंट बदलते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पैदा होता है। दूसरा, ये बिल्कुल नॉर्मल करंट की तरह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तीसरा, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो नहीं है, बिल्कुल नहीं। और चौथा, इसी कॉन्सेप्ट ने एम्पियर्स लॉ को कंप्लीट किया और ईएम वेव्स की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया। बस। तो आखिर में बस ये सोचिए, अगर एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लाइट, रेडियो और एक्सरेज की चाबी है जिसके कारण हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और इस पूरे यूनिवर्स को देख पाते हैं, तो इन इनविजिबल फील्ड से इस ब्रह्मांड में और क्या-क्या चीजें जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं? इस सवाल को अपने दिमाग में छोड़िए। अगली बार